नमस्कार विद्यार्थियों, मैं मनोज प्रजापति लेकर आया हूं आदर्श एजुकेशन ग्रुप झालरापाटन के सरफेस के इंस्टीट्यूट के मंच पर आप सभी के लिए 12th क्लास का एक टॉपिक जिसका नाम है भाषा, व्याकरण एवं लिपि। भाषा, व्याकरण एवं लिपि यूँ तो महज बोर्ड के पेपर में 2 अंक का होता है। 2 अंक का होने के साथ ही ये हमारे लिए आने वाले समय के लिए भी बड़े काम की आवश्यकता होती है। इसके बारे में हम बात करेंगे तो भाषा आदिम समाज का एक ऐसा रूप आया जिसके बारे में हम बात करेंगे कि समाज के लोगों को अपने भाव व्यक्त करने के लिए एक ऐसे माध्यम की आवश्यकता थी जो एक भाषा के रूप में सामने आई हैं। भाषा मन के भावों को अभिव्यक्त करने का एक ऐसा माध्यम है बना जो भाषा के रूप में कहलाया। भाषा जो कि संस्कृत के भाष्य धातु से निकलकर आई है। भाष्य धातु का अर्थ व्यक्त वाणी होता है। क्या होता है स्टूडेंट? व्यक्त वाणी। भाष का अर्थ व्यक्त वाणी होता है, यानी कि व्यक्ति को अपने मन के भावों को बताने के लिए जिस वाणी की आवश्यकता होती है उन्हें भाषा का एक रूप दिया जा सकता है। भाषा के हम यहां पर रूप देख सकते हैं। 2 रूप होते हैं। पहला मौखिक रूप। मौखिक जिनको हम साधारणतः बोलते हैं कि मुख द्वारा जिन भावों को बताया जाता है, और उच्चारण से जिन भावों को हम सामने वाले के साथ व्यक्त करते हैं, वह मौखिक भाषा के रूप में आता है। दूसरी बात करते हैं, दूसरे रूप में बात करते हैं हम लिखित भाषा में। तो लिखित भाषा का एक ऐसा रूप, लिखित रूप जिनको किसी भी लिखित संकेतों के माध्यम से हम उसको उच्चारित कर सकते हैं। किसी भी निश्चित चिन्हों या ध्वनि संकेतों के आधार पर हम उसको उच्चारित कर सकते हैं। तो भाषा के 2 रूप आपने देखे हैं। भाषा जो कि भाष धातु से निकलकर आई है। व्यक्त जिसका अर्थ था व्यक्त वाणी। भाषा के 2 रूप में मौखिक जो मुख द्वारा उच्चारित किए जाते हैं, जो मुख से व्यक्त की जाती है, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। लिखित जिन चिन्हों के आधार पर, जिन ध्वनि संकेतों के आधार पर लिखकर अंकित किया जाता है, उसे लिखित भाषा का रूप दिया जाता है। मैं यहां पर इनकी परिभाषा समझाता हूं। भाषा
मन के भावों को अभिव्यक्त करने का माध्यम भाषा कहलाता है। मन के भावों को अभिव्यक्त करने का माध्यम भाषा कहलाता है। यह हम दूसरी भाषा में देखेंगे तो व्यक्तवाणी के रूप में जिसकी अभिव्यक्ति की जाती है, एक परिभाषा और इसकी, व्यक्त वाणी के रूप में जिसकी अभिव्यक्ति की जाती है उसे भाषा कहते हैं। एक अन्य परिभाषा के रूप में हम इसको देखेंगे, व्यक्त वाणी के रूप में अभिव्यक्त करने को भाषा कहते हैं। डियर स्टूडेंट, भाषा की दो परिभाषाएं आपके सामने दिख रही हैं। इन दो परिभाषाओं से हम भाषा के रूप को देखेंगे। भाषा के रूप जो मैंने बताए हैं, एक होता है मौखिक, एक होता है लिखित। मौखिक भाषा पहली बात करते हैं हम मौखिक भाषा की। मौखिक भाषा के बारे में बात करते हैं तो साधारणतः बोलचाल की भाषा को साधारणतया बोलचाल की भाषा को मौखिक भाषा कहते हैं। मौखिक भाषा कहते हैं। दूसरी बात करते हैं लिखित भाषा की। लिखित भाषा के बारे में बात करते हैं जब आपके द्वारा किसी भी शब्द को उच्चारण किया जाता है, जब उच्चारित शब्दों को ध्वनि संकेतों या चिन्हों के आधार पर अंकित किया जाता है, लिखित भाषा कहते हैं या कहलाती है। जब उच्चारित शब्दों को ध्वनि संकेतों या चिन्हों के आधार पर अंकित किया जाता है तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। मैं अपने विद्यार्थियों को बताना चाहूंगा कि बोर्ड में इनके बीच में अंतर भी पूछा जाता है
इन दोनों में अंतर होता क्या है, मौखिक भाषा और लिखित भाषा में अंतर क्या है पूछा जाता है, तो हम बता सकते हैं मौखिक भाषा और लिखित भाषा में अंतर मौखिक भाषा और लिखित भाषा में अंतर हम बता सकते हैं। नंबर 1, इसके वाक्य छोटे छोटे होते हैं, जबकि लिखित भाषा के इसके वाक्य बड़े होते हैं। बड़े बड़े होते हैं। दूसरा अंतर हम देखेंगे, मौखिक भाषा स्वाभाविक आधार पर होती है, जबकि लिखित कृत्रिम आधार पर। स्वाभाविक के आधार पर, जैसे मेरे मन में कोई विचार आया या मैं किसी भी भावनाओं से गुजर रहा हूं, तो मैं उन शब्दों को, उन वर्णों का उच्चारण अपने हृदयगत भावों के आधार पर करूंगा। जैसा कि मैं रो रहा हूं तो मेरे अंदर से भाव निकलते हैं रोने के। मैं हंस रहा हूं तो हृदय से भाव निकलते हैं हंसने के, खिलखिलाहट वहां पर नजर आती है। रोने के भाव में रुदन सी आवाज नजर आती है। वहीं आप कहीं झगड़ा कर रहे हैं तो आपके स्वभाव के आधार पर आपके हृदय से भाव निकलेंगे, उत्तेजना भरे भाव निकलते हैं। यही होता है स्वाभाविक आधार पर, कृत्रिम आधार पर, जिसे हम बनाते हैं, जिसे हम देखकर बनाया जाता है या बने होते हैं। उन शब्दों को हम यहाँ पर लिखित भाषा में लिखते हैं। तीसरा अंतर देखेंगे, मौखिक भाषा पर स्थानीय भाषा का प्रभाव रहता है, जबकि लिखित भाषा में इसका कोई प्रभाव नहीं रहता। स्थानीय भाषा का प्रभाव, जैसा कि हम अलग अलग क्षेत्रों में रहते हैं, कोई कोटा, कोई झालावाड़, कोई जयपुर, कोई मारवाड़। स्थानीय भाषा कोई मालवा बोलता है, कोई खड़ोती बोलता है, कोई मारवाड़ी बोलता है, कोई बिहारी, कोई बंगाली। तो अलग अलग उच्चारण से भाषा का निर्माण किया जाता है, जबकि लिखित भाषा में इसका कोई प्रभाव नहीं होता।
अगली बात करेंगे हम मौखिक भाषा परिवर्तनशील रहती है, जबकि लिखित भाषा स्थिर होती है। मौखिक भाषा का रूप जिसमें हर बार एक नया उच्चारण, एक नया शब्द निर्माण किया जा सकता है, जबकि लिखित भाषा स्थिर होती है। एक बार लिखने के बाद उसमें पुनः बदलाव नहीं किया जा सकता। पांचवा अंतर हम देखेंगे तो पांचवा अंतर है कि यहां सदैव मौखिक भाषा सदैव नयापन रहता है, मौखिक भाषा में सदैव नयापन रहता है, जबकि लिखित भाषा में रूढ़ यानी कि रूढ़ और प्राचीनतावाद बना रहता है। जी हां, मौखिक भाषा और लिखित भाषा में दोनों ही प्रकार से अंतर देखा जा सकता है। एक बार और मैं मेरे विद्यार्थियों को समझाना चाहूँगा मौखिक भाषा और लिखित भाषा के रूप में अंतर। नंबर एक, इसके वाक्य छोटे छोटे होते हैं। मौखिक भाषा के वाक्य बड़े छोटे होते हैं, जैसा कि तू, मैं, बिल्कुल छोटे से छोटे। लिखित भाषा में इसके वाक्य बड़े बड़े होते हैं। लिखित भाषा के जब रूप बल लिखते हैं तो वाक्य एक से अधिक भी हो सकते हैं या एक वाक्य भी हो सकता है, लेकिन इसके शब्द छोटे नहीं होते, बड़े बड़े शब्दों से मिलकर वाक्य बनते हैं। दूसरा, स्वाभाविक आधार पर, यानी कि मैं बताना चाहूँगा व्यक्ति अपने मन के भावों के आधार पर इस भाषा का उच्चारण कर सकता है। दूसरा, कृत्रिम आधार पर लिखित भाषा में कृत्रिम आधार होता है, यानी कि इसके शब्द बने होते हैं जिनको हम चिन्हों के माध्यम से, संकेतों के माध्यम से अंकित करते हैं। स्थानीय भाषा का प्रभाव, तीसरा हम देखेंगे, तीसरा अंतर है स्थानीय भाषा का प्रभाव रहता है, यानी कि हम जिस क्षेत्र में रहते हैं वहाँ के लोग अपने अपने शब्दों, अपने अपने उच्चारणों, अपने अपनी बोलियों के आधार पर उच्चारण व्यक्त करते हैं। लिखित भाषा में इसका कोई प्रभाव नहीं रहता। बात करते हैं चौथे अंतर की, तो इसमें यहाँ मौखिक भाषा सदैव परिवर्तन होती है, बदलती रहती है। हर शब्द, हर उच्चारण, हर भाव बदलते हुए रहते हैं, जबकि लिखित भाषा स्थिर रहती है। चौथी बात करते हैं तो सदैव नयापन रहता है, यानी कि हर बार एक नई ताजगी मौखिक भाषा में होती है, जबकि लिखित भाषा में रूढ़ और प्राचीनतावाद का प्रभाव बना रहता है। जी हाँ, हम यहाँ पर भाषा के अंतरों के बारे में बात कर रहे थे, मौखिक भाषा और लिखित भाषा के अंतर में बात कर रहे थे। आगे हम देखेंगे कि इसके एक रूप होते हैं जो कि भाषा के रूपों में जाने जाते हैं।
भाषा के विविध रूप, भाषा के विविध रूप। नंबर 1 बात करते हैं तो मूल भाषा, मूल भाषा। नंबर 2 बात करते हैं तो विभाषा, और नंबर 3 बात करते हैं तो बोली। अब आखिरकार ये होता क्या है, इसको किस तरह से देखेंगे। मूल भाषा आज हमारे पूरे विश्व में अलग अलग प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, अलग अलग देशों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन हर देश की एक मूल भाषा होती है। जैसे कि भारत की मूल भाषा, मातृभाषा हिंदी जानी जाती है, जर्मन की जर्मनी, फ्रांस की फ्रेंच। इस तरह से मूल भाषा देखी जाती है विविध रूपों में, भाषा के विविध रूपों में। बात करते हैं विभाषा की, तो विभाषा देश के आंतरिक प्रांतों, आंचलिक स्थलों से मिलकर बनी होती है। विभाषा जो प्रांतीय और आंचलिक स्थानों के आधार पर प्रयुक्त होती है या वर्गीकृत किया जाता है, उसे विभाषा कहते हैं। और बोली की बात करते हैं तो प्रांतीय स्तर के शासन में जिन साहित्यिक रचनाओं के आधार पर लोगों द्वारा अलग अलग शब्दों को या उच्चारण वाले वर्णों को जिन बोली में उपयोग किया जाता है, उपयोग लिया जाता है, उसे बोली कहा जाता है। मेरे सभी विद्यार्थियों, मूल भाषा के बारे में हमने यहाँ पर सुना अभी तक, लेकिन इसके बारे में देख लेते हैं। छोटी सी परिभाषा इसके बारे में देखते हैं। मूल भाषा जो कि अलग अलग देशों में एक मूल भाषा होती है। भारतीय परिवार में जो कि भाषाओं का एक पूरा परिवार होता है, उस भाषा में, भारतीय परिवार में भारतीय भाषाओं का उल्लेख होता है। दूसरा, विभाषा प्रांतीय या
आंचलिक स्थलों पर प्रयुक्त होने वाली भाषा। तीसरी, बोली। जिन साहित्यिक रचनाओं, जिन साहित्य रचनाओं में प्रांतीय स्तर पर लिए गए शब्दों को बोली में प्रयुक्त किया जाता है।